Good morning, students. We will do our next part today and let us start. देखिए, मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया था. ये मार्केट है, बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप. देखिए, यहाँ पर थिंग्स सेल और परचेज की जा रही हैं. और नेक्स्ट पार्ट, अब ऐसा काम कौन करता था? यूजुअली ये सामंता और In later times, a zamindar built a fortified palace in or near these towns. अब जो आसपास के एरिया में जो पैलेस बनाए जाते थे, पैलेस दैट मीन महल. फोर्टिफाइड दैट मीन्स जिसके चारों ओर बहुत लंबी लंबी दीवारें होती थी. ठीक है, सिक्योरिटी बेसिस. सो ऐसा काम या तो सामंत करते थे या फिर जमींदार. They levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples. अब यहाँ पर इन सब का जो मतलब मेन फोकस क्या था, अर्निंग का सोर्स क्या था? ट्रेडर्स, आर्टिशंस और आर्टिकल्स के जो ट्रेडर्स हैं उनसे उनके ऊपर टैक्स लगाना था. लेविड का मतलब होता है इम्पोज कर देना टैक्स को. किन के ऊपर? जो वे यहाँ पर व्यापार करने आते थे, सेल करने आते थे यहाँ पर मतलब मंदिर के आसपास के एरिया में. एंड समटाइम्स डोनेटेड, कई बार तो ये डोनेशन में भी दिया जाता था मंदिर को, या फिर राइट दे दिया जाता था. राइट दैट मीन्स अधिकार था ये किसको? टेम्पल को, कि वो ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, या तो उनके द्वारा बनाए जाते थे या फिर बड़े बड़े रिच मर्चेंट, व्यापारी यहाँ पर जो आते थे वो इसको करते थे, टेम्पल को बनाते थे. दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे. और ये राइट्स रिकॉर्ड किए गए थे इंस्क्रिप्शंस में, जो आज के दिन भी सर्वाइव कर रहे हैं. सो हियर वी गो. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल. अब यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेडर्स भी आते थे और स्मॉल ट्रेडर्स भी आते थे. देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, डिफरेंट ट्रेडर्स. दीज इंक्लूडेड द बंजाराज. यहाँ पर इंक्लूड हैं बंजाराज भी. वो भी क्या करते थे? एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे बेटा. सम ट्रेडर्स, several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who brought horses. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे, स्पेशली हम बात करें हॉर्स ट्रेडर्स की. वो क्या करते थे? एसोसिएशन बना लेते थे. एसोसिएशन होता है बेटा ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद हेडमैन. उनका एक हेडमैन होता था जो उनको इंस्ट्रक्शंस देता था, जो नेगोशिएट करता था कि किस तरह से हमें मतलब हॉर्सेस को लाना है और किस तरह से वॉरियर हॉर्सेस को लाना है विद वॉरियर्स. सिंस देयर ट्रेडर्स had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. अब क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत सारे किंगडम्स में से गुजरना होता था, फॉरेस्ट से गुजरना होता था, तो वो क्या करते थे? सिक्योरिटी के लिए अपने गिल्ड्स बना लेते थे, प्रोटेक्शन के लिए, कि उन पे कोई आक्रमण ना कर दे, उनको कोई परेशानी ना हो जाए चलते वक्त किसी भी किंगडम में, किसी भी फॉरेस्ट में. सो दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवा. कारवा भी क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ पर्सन मूव टुगेदर टुवार्ड्स अ सिंगल डेस्टिनेशन. ओके. There were several such guilds in South India from the 8th. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गिल्ड बना दिए थे. गिल्ड मैंने अभी आपको बताया ना, प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप बना दिए जाते थे. तो वो गिल्ड क्या है? साउथ इंडिया फ्रॉम से चल रहे हैं 8th सेंचुरी से हम बात करेंगे ऑनवर्ड्स. द मोस्ट फेमस बीइंग, इनमें से कुछ फेमस भी थे गिल्ड्स. उनमें से दो नाम है बेटा, मणिग्रामम एंड नन्ना दिशी. यहाँ पर दो नेम गिवन है, द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नाना देशी. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है. दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद द साउथ मोस्ट एशिया एंड चाइना. देखिए ये जो गिल्ड्स हैं ये मेनली कहाँ पर ट्रेड करते थे? पेनिनसुला, यानी कि जो एरिया 3 साइड से
वाटर से सराउंडेड है हमारा इंडिया का उस एरिया में, प्लस साउथ एशिया में, प्लस चाइना में, ठीक है। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेटियार्स एंड मारवाड़स ओसवाल्स who went on to become the principal trading group of the country। अब यहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी, उनके नाम है चेटियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल्स। उन दोनों ही कम्युनिटीज़ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स यहाँ पर, यानी कि मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स यहाँ पर बन गए थे कंट्री में। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड extensively with the ports of the sea route, Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China। देखिए जो गुजराती ट्रेडर्स हैं इनमें इंक्लूड हैं कौन कौन सी कम्युनिटीज़ इंक्लूड हैं, हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर इन्होंने किया। और कहाँ पर किया, पोर्ट्स के ज़रिए। पोर्ट्स के ज़रिए वो कहाँ पर गए, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इन सभी जगहों पर इन्होंने पोर्ट्स के ज़रिए ट्रेड किया। पर्शियन गल्फ दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China। अब देखिए वो अपने चीज़ों को तो बेचते थे, उसके बदले में क्या लेते थे, और वो क्या चीज़ें बेचते थे, वो स्पाइसेस बेचते थे, ठीक है। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स दैट मीन्स जो यहाँ पर कपड़ा बनता था वो प्रोडक्ट यहाँ से, और स्पाइसेस लेकर के जाते थे हमारे यहाँ से, पोर्ट करते थे, और उसकी एक्सचेंज में वो क्या लेते थे, गोल्ड और आइवरी, दोनों ही कॉस्टली थिंग्स हैं। अफ्रीका से एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चाइना से वो क्या क्या ट्रेड में लेते थे, देखो गोल्ड और आइवरी तो वह अफ्रीका से लेते थे, स्पाइसेस, टीन एंड चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर कहाँ से लेते थे, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से, ठीक है। एक्सचेंज में ये चीज़ें लेते थे बेटा, देते थे वो हमारे टेक्सटाइल से बना हुआ कपड़ा एंड स्पाइसेस, और एक्सचेंज में वो गोल्ड आइवरी लेते थे अफ्रीका से, और चाइना से क्या लेते थे, चाइना साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर, चार चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट की गई हैं। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। अब जो टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट में वो यहाँ पर शो किए गए हैं, जो होम टू अरब, पर्शिया, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे, जिन्होंने अपना घर यहीं पर बना लिया था कोस्ट पे, हमारे वेस्ट कोस्ट पे ट्रेड करने के इरादे से आए थे, पर अपने वेस्ट कोस्ट में हमारे यहाँ इंडिया में ये रहने लगे। इंडियन स्पाइसेस एंड clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profit। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंडियन स्पाइसेस यहाँ पर ज़्यादा मतलब सोल्ड की जाती थी। मैं कह रही थी ना आपको क्लॉथ का और स्पाइसेस का ज़्यादा यहाँ पर वो था। तो इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वर परचेज्ड बाय, कौन खरीदता था हमारे कपड़े को, क्लॉथ को और स्पाइसेस को, इटालियन ट्रेडर्स खरीदते थे। एंड इवेंचुअली, और उसका रिजल्ट क्या था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी, फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो गेन करते थे। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइक इंडिया, पेपर, सिनेमन, नटमग, ड्राइड जिंजर। ये पेपर का मतलब होता है बेटा यहाँ पर मिर्च, ठीक है। सिनेमॉन यानी कि ये तेज पत्ता, हाँ नटमग होता है बेटा, ये जायफल होता है हमारे यहाँ, पिलाया जाता है बच्चों को। एंड ड्राई जिंजर यानी कि सूखी हुई अदरक, ये सभी मसाला के रूप में यूज़ किए जाते हैं, स्पाइसेस के रूप में। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ्स वाज वेरी अट्रैक्टिव
बेसिकली यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे स्पाइसेस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है, और ये यूरोपियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड पे था, इसलिए इसके स्पाइसेस की डिमांड हमारे यहाँ इंडिया से ज़्यादा जाती है, ट्रेड में ज़्यादा यूज़ होता है। एंड कॉटन क्लॉथ्स वाज वेरी अट्रैक्टिव, जो हमारे यहाँ का कॉटन क्लॉथ था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दैट्स वाई दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। इसी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं हमारे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो गए। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंजेस द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन। अब हमें यहाँ पर हल्का सा पता लगता है कि किस तरह से हमारा जो ट्रेडिंग की वजह से हमारे टाउन्स में डेवलपमेंट आया या चेंजेस आए। सो यहाँ पर हम इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको घर पे, ठीक है। क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अब देखिए अभी तक तो हमने बात की ट्रेड की, अब यहाँ पर ट्रेड और भी चीज़ों का होता था, सिर्फ स्पाइसेस और क्लोथ का ही नहीं, यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स भी बहुत ज़्यादा थे हमारे यहाँ। द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट बिकेम टू बी कॉल्ड बिदरी। अब इनले क्राफ्ट पर्सन्स मतलब जैसे जो वर्क करते थे, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया, बेटा देखो कितना अच्छे से डिज़ाइन बनाया गया है। अब एक मेटल के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन डालने को हम क्या कहते हैं, इनले वर्क, ठीक है। ये कॉपर पे, सिल्वर पे, ये सभी वर्क्स होते थे, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीदरी बोलते हैं, बीदरी वर्ड, ठीक है। और इसको ड्रा करने वाले को बीदर, ठीक है। द पंचाल्स एंड और विश्वकर्मा कम्युनिटीज कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ। अब इनमें से कौन कौन सी कम्युनिटीज कंसिस्ट हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, लोहार हैं, मैसन्स हैं एंड कारपेंटर्स हैं, वर इसेंशली टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये सभी इंक्लूडेड हैं टेम्पल बिल्डिंग में, ठीक है, टेम्पल बिल्डिंग में, अदर थिंग्स बिल्डिंग में। एंड दे ऑल्सो प्लेड एन important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs। अब ये ही important रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्शन में, किसके, पैलेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, टैंक्स बनाने में, रिजर्वायर्स बनाने में। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सालियार्स एंड कैकोलर्स इमर्ज एज प्रोस्पेरस कम्युनिटीज। अब सालियार्स और कॉकोलर्स हमारे सामने आती हैं, एक बहुत ही बड़ी प्रॉस्परस होती है बेटा, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़। मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स। अब उन्होंने डोनेशंस दिए हैं टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वो हमारे सामने किस में आती हैं, प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ के रूप में सामने आती हैं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ्स मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स से, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट से हम इसमें इंक्लूड करते हैं कॉटन को क्लीनिंग करना, ठीक है, स्पिनिंग करना, डाइंग करना। डाइंग होता है बेटा कलर करना कॉटन का क्लॉथ को, पहले वाइट कलर का होता है फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। स्पिनिंग होता है बेटा, जैसे कॉटन होती है उससे हम धागा बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पिनिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक शॉल का डिज़ाइन दिखाया गया है, शॉल का बॉर्डर, बहुत ही क्राफ्ट यहाँ पर शो की गई है इस शॉल के ज़रिए, वो यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर इसको वीविंग के लिए, ठीक है। अ क्लोजर लुक टू हम्पी एंड मसूलीपट्टनम। अब बहुत ही पास से हम किसको रीड करेंगे, हम्पी और मसूलीपट्टनम को एंड सूरत को। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। स्प्लेंडर होते भी था, जैसे ब्यूटीफुल कोई चीज़ होती है तो हम उसको कहते हैं व्हाट ए स्प्लेंडर दैट थिंग इज़, बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है ये तो, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये तो, शानदार, ठीक है। हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। अब हम्पी की लोकेशन हमने बता दी कि ये हम्पी है कहाँ पर, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के ऊपर ये जगह है। विच फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। अब ये इनका न्यूक्लियस दैट मीन्स सेंटर है विजयनगरा का एम्पायर का, और इसको पाया गया था, मतलब खोजा गया था कब, 1336 में। द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी।
जो मैग्निफिशेंट रूइंस हैं, बहुत बड़े बड़े हम कह सकते हैं, हम्पी के अंदर रिवील होते हैं। वेल फोर्टिफाइड सिटी है ये, दैट मीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिटी को डेवलप किया गया है, बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स, कि ना ही तो कोई मिट्टी या मतलब सीमेंट का एजेंट यहाँ पर यूज़ किया गया, चूना या मिट्टी, ठीक है। एंड दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू विज दैम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। अब जो टेक्निक यूज़ की गई है, वो टेक्निक कैसे यूज़ की गई है कि जो पत्थर बनाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, वो इंटरलॉकिंग के ज़रिए मतलब आपस में लॉक कर दिए गए हैं। इस तरह की टेक्निक से ये कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी है वॉज डिस्टिंक्टिव, जो आर्किटेक्चर है हम्पी का वो बहुत ही डिफरेंट है। द बिल्डिंग्स ऑफ द इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। जो आर्किटेक्चर है हम्पी का वो डिफरेंट है, जो बिल्डिंग है वो रॉयल कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ही स्प्लेंडेड आर्क्स बनाए गए हैं। आर्क्स आपको पता ही होगा बेटा, मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं आर्क्स। इस तरह के होते हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से जो बहुत ही सुंदर स्प्लेंडेड आर्क्स बनाए गए हैं, डोम्स बनाए गए हैं, पिलर्ड हॉल्स, पिलर्ड हॉल मीन्स जो ऐसा हॉल होता है, बहुत बड़ा सा रूम होता है, उसमें पिलर लगाए जाते हैं स्पॉट के लिए कि उसकी रूफ में स्पॉट मिल सके, तो पिलर्ड हॉल हैं विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स, और नीचेस भी उसमें लगे हुए हैं स्कल्पचर को होल्ड करने के लिए। दे आल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स होते हैं बेटा बगीचे, ठीक है, एंड प्लेजर गार्डन्स, और बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन्स वहाँ पर बनाए गए हैं। ऑर्चर्ड्स होते हैं जैसे फलों के बगीचे होते हैं, वहाँ पर फ्रूट डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट कल्टीवेट किए जाते हैं विद स्कल्पचरल मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स। अब इसमें स्कल्पचर्स मोटिव्स क्या क्या हैं, लोटस और कॉर्बल्स। In its heyday in the 16th century, अब यहाँ पर heyday की बात की जा रही है, यानी कि बॉयजॉइंग डे हम कह सकते हैं 15th-16th सेंचुरी के। हम्पी बस्टल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, हम्पी में बहुत ज़्यादा भी हम कह सकते हैं चहल पहल थी, किससे, कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से। मूर्स अ नेम यूज्ड कलेक्टिवली फॉर मुस्लिम्स मर्चेंट्स, मुस्लिम मर्चेंट्स को मूर्स कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा आपकी बुक में। चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज थ्रोंग्स द मार्केट ऑफ हम्पी। अब चेटीज एंड एजेंट्स थे यूरोपियन ट्रेडर्स के, वो क्या करते थे, पुर्तगीज से आए थे। थ्रोंग्स द मार्केट्स ऑफ हम्पी, ये यहाँ पर हम्पी में मार्केट में आए थे ट्रेड करने के इरादे से। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज, टेम्पल डांसर्स को बोला जाता है देवदासीज। देखिए ब्रैकेट में गिवन है, सो यहाँ पर सिंपली आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देवदासीज, देन यू विल आंसर टेम्पल डांसर्स आर नोन एज देवदासीज, ओके। सो हियर performed before the deities, royalties and masses in the many-pillared hall in the Virupaksha. Virupaksha means a form of Shiva. Okay, this is also important word, you have to underline this, temple, Virupaksha temple. देखिए टेम्पल वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। अब जो टेम्पल्स थे वो हब मीन्स मेन एरिया थे कल्चरल एक्टिविटीज़ के। इसमें देवदासीज परफॉर्म्ड करती थी अपनी डाइटी के सामने, डाइटी मीन्स गॉड के सामने, भगवान के सामने, रॉयल्टीज़ के सामने, एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल, बहुत बड़े मीन पिलर्ड हॉल के नीचे। इन द वीरपक्षा टेम्पल, वीरपक्ष टेम्पल में भी ऐसा ही होता है।
द महानवमी फेस्टिवल पे भी ऐसा ही होता है, जैसा कि महानवमी अभी अभी हमारे फेस्टिवल आया था। नॉन टुडे एज नवरात्रि, आज के दिन हम उसको नवरात्रि के नाम से जानते हैं। साउथ में ये बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको वहाँ पर हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs। अब देखिए महानवमी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर किंग रिसीव करते थे अपने गेस्ट्स को, एक्सेप्ट करते थे। ट्रिब्यूट होता है बेटा सहयोग राशि दी जाती है, जैसे किंगडम की हेल्प के लिए, ठीक है। तो वो ट्रिब्यूट वहाँ पर ही वो एक्सेप्ट करते थे। सबऑर्डिनेट चीफ्स भी वहीं पर आते थे और वो उनको ट्रिब्यूट देते थे। From here he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts। अब यहीं से वो क्या करते थे, डांस परफॉर्मेंस देखते थे, म्यूजिक परफॉर्मेंस देखते थे, और रेसलिंग बाउट्स भी यहीं पर होती थी। रेसलिंग दैट मीन्स लड़ाइयाँ, जो हम कहते हैं ना कुश्ती, हिंदी में कुश्ती वर्ड कहते हैं। सो यहाँ पर रेसलिंग बाउट्स भी यहीं पर होती थी। हम्पी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होते थे फेस्टिवल के ड्यूरिंग, दैट्स वाई। Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagara in 1565 by the Deccan Sultans. The rulers of Golconda, Pujapur, Ahmedabad, Ahmednagar, Berar and Bidar। अब हम्पी जो है किसके हाथों में आ जाता है, डिफीट हो जाता है विजयनगरा के एम्पायर के हाथों, और डक्कन सुल्तान्स के हाथ में आ जाता है 1565 में। द रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, अब रूलर्स जो गोलकुंडा के हैं, बीजापुर के, अहमदनगर के हैं, बेरार एंड बिहार, ये सभी डेक्कन सुल्तान्स के अंडर हैं। हेयर द गेटवे ऑफ द टू द वेस्ट, सूरत। अब हम एक बहुत ही सिंपल सी वर्ड है, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सूरत। सूरत इज द गेटवे ऑफ द वेस्ट, ओके, दैट इज द सिंपल नेम ऑफ द सूरत। सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। अब जो सूरत है वो एम्पोरियम माना जाता है वेस्टर्न ट्रेड का। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद कैम्बे दैट मीन्स प्रेजेंट, जो आज के दिन हम खम्बात बोलते हैं जिसको, ठीक है, नेम है ये बेटा पुराना इसका। एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद, आज के दिन और भी ज़्यादा लेट हम इसको क्या बोलते हैं, अहमदाबाद नाम से इसको जानते हैं। तो अब ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना नाम अहमदाबाद का क्या है, कैम्बे। मैंने आपको ये गिवन भी किया है आपके शायद आंसर क्वेश्चन आंसर्स में। सूरत वॉज द गेटवे ऑफ और ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओर्मुज। देखिए सूरत को गेटवे ऑफ ट्रेड कहा गया है, किसके द्वारा, वेस्ट एशिया में, वाया द गल्फ ऑफ ओर्मुज। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का। अब सूरत को गेट ऑफ मक्का भी कहा गया है, गेटवे ऑफ वेस्ट और गेटवे ऑफ मक्का, बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर। बहुत सारी पिलग्रिम शिप्स यहीं से सेल होती हैं। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन सिटी मैंने आपको गिवन किया था, कीवर्ड्स में आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्मोपॉलिटन। एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड देयर, और बहुत ज़्यादा कास्ट और के दैट मीन्स क्रीड की दैट मीन्स जातियों के लोग वहाँ पर रहते हैं। इन द 17th सेंचुरी, यही आंसर है, इन द 17th सेंचुरी the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at सूरत। अब 17th सेंचुरी में भी पुर्तगीज, डच और डिफरेंट लोग यहाँ पर बाहर से ये आए थे, ये सभी यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप की। वेयर हाउस होता है बेटा, जैसे अपना सामान जो एक्स्ट्रा होता है ना हम स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ नोन एज वेयर हाउस, ओके, एट सूरत में। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स ऑविंगटन, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। अब इस इंग्लिश क्रॉनिकल्स ऑविंगटन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है 1689 में क्या है कि 100 शिप्स
100 के आसपास शिप्स यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं। कुड बी एंकर्ड, यहाँ पर एंकर की जा सकती हैं पोर्ट पे, इतना बड़ा पोर्ट था ये। एंड देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल्स एंड होलसेल शॉप्स, यहाँ पर बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप्स हैं कॉटन टेक्सटाइल की सेलिंग के लिए। एंड द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी का वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं ये। हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, और बहुत बड़ी मार्केट है इसकी वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में जरी के वर्क के लिए। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। अब जो स्टेट है वो बना रही है रेस्ट हाउसेस, टेक केयर, ध्यान रखती है उनकी नीड्स का, लोगों की नीड्स का, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मतलब यहाँ पर सिटी में आए हुए हैं। दे वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इननिमरेबल प्लेजर पार्क्स, की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, मैग्निफिशेंट होती है बेटा बहुत लार्ज बिल्डिंग्स, ठीक है। इननिमरेबल प्लेजर पार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा, असंख्य हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्क्स हैं बनाए गए हैं प्लेजर के लिए। एंड द काठीवाड़ सेट्स और महाजनज, महाजनज क्या बोलते हैं बेटा, मनी चेंजर्स, यानी कि जो पैसा यहाँ नहीं चलता है, मतलब इंडिया में चलता है वो पैसा तो वो इंडिया में आने वालों को दे देते हैं, और जो बाहर चलता है वो पैसा उनसे लेते हैं, कन्वर्ट करके वो बाहर जाने वालों को दे देते हैं। इस तरह से मनी चेंजिंग का काम वो करते हैं। हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, और ऐसे ही बैंकिंग हाउस हैं सूरत में। It is noteworthy that the Surat Hundis were honored in the far-off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium। देखिए अब हुंडीज का मीनिंग आपको गिवन है यहाँ पर, देखिए हुंडी इज ए नॉट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। हुंडी क्या होती है, एक नोट रिकॉर्डिंग होती है जिसमें डिपॉजिट किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, यानी कि कुछ अमाउंट जमा किया जाता है, ठीक है, और वो बाद में उस चीज़ के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है, दैट इज नोन एज हुंडीज। ये नोट किया जाता है सूरत के अंदर। हुंडीज वर हॉनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स, दूर दूर के मार्केट्स में मतलब इस चीज़ को माना जाता है। कैरो इन इजिप्ट में भी माना जाता है, कैरो में, एंड बसरा में ईरान में, एंटवर्प में बेल्जियम में। However, सूरत began to decline towards the end of the 17th century। अब सूरत का भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, कब, 17th सेंचुरी में। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारण थे इसके पीछे। द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज लॉस ऑफ मार्केट्स यानी कि मार्केट्स का लॉस होने लग गया था, प्रोडक्टिविटी भी अब क्या हो गई थी, डिक्लाइन होने लग गया था मुगल एम्पायर में। कंट्रोल ऑफ सी रूट्स बाय द पुर्तगीज, अब जो पुर्तगीज थे उन्होंने सी रूट पे कंट्रोल कर लिया था। एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे आज के दिन हम उसको मुंबई के नाम से जानते हैं, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया था 1668 में। टुडे सूरत इज़ अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, आज के दिन भी सूरत क्या है, एक बहुत बड़ा बस्लिंग यानी कि बिजी रहने वाला कमर्शियल सेंटर है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, देखिए मसूलीपट्टनम, अभी तक हमने हम्पी के बारे में रीड किया, अब हम मसूलीपट्टनम के बारे में रीड करेंगे बेटा कि मसूलीपट्टनम में क्या क्या होता है। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम एंड मछलीपट्टनम, इसको सिंपल लैंग्वेज में मछलीपट्टनम कहते हैं, और इसका रियल नेम क्या है, मसूलीपट्टनम। ओके, लिटरली वी कैन से दैट फिश पोर्ट डाउन, कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ऐसा मछलीपट्टनम, नाम से ही पता चल रहा है कि मछली जहाँ पर मिलती होंगी, ठीक है, तो फिश पोर्ट है ये। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे ये एग्जिस्ट करता है बेटा ये एरिया। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, 17th सेंचुरी में ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी होती थी यहाँ पर। बोथ द डच इंग्लिश एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट। अब जो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं वो अटैम्प्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं मसूलीपट्टनम के ऊपर, ताकि जो भी अर्निंग यहाँ से होगी वो उनके पास जाए, सेव हो। एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ऑन द आंध्र कोस्ट, आंध्रा कोस्ट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोस्ट बन जाता है ये पोर्ट।
द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाई द डचेज, डचेज के द्वारा ये बनाया गया था। आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि मसूलीपट्टनम का पोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? डचेज के द्वारा। ओके। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज, मोनोपोलीज होती है बेटा अपनी खुद की पॉलिसीज होना, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, कोई एक पर्सन अपनी पॉलिसीज बनाए और वो लगा दे, ठीक है। तो कुतुब शाहीज रूलर्स थे जो गोलकंडा के, जिन्होंने इम्पोज कर दिया था रॉयल मोनोपोलीज को इन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, कि कितना टेक्सटाइल किस तरह से सेल होगा, स्पाइसेस किस तरह से सेल होंगी, एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज, कि इस वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज के हाथ में ये चीज़ें ना चली जाएं। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का एक मतलब मोनोपोलीज वहाँ पर रॉयल मोनोपोलीज इम्पोज किया था। फायर्स, फायर्स दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, कि अब यहाँ पर फायर्स कंपटीशन चल रहा था डिफरेंट वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में। द गोलकुंडा नोबल्स एंड पर्शियन मर्चेंट्स एंड तेलुगु कोमती चटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, इन सभी के बीच में फायर्स कंपटीशन चल रहा था ट्रेडिंग से रिलेटेड। मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्परस, और इसी वजह से सिटी क्या होगी, अब जैसे बेटा जहाँ पर ट्रेड ज़्यादा होगा ना तो वो सिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, प्रोस्परस होगी। सबसे बड़ी बात होती है कि अर्निंग के सोर्स ज़्यादा हैं, से प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, दैट्स वाई ट्रेडिंग इज ऑल्सो इम्पोज देयर मोस्ट प्रोबेबली, सो दैट्स वाई प्रॉस्पेरिटी ग्रोज देयर। ओके, जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है बेटा। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकुंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गार्डनर मीर जुमला who was also a merchant began to play the off the Dutch and the English against each other. In 1686-87, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. देखिए, एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर, अब मुगल अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे गोलकुंडा की तरफ। अब उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर सेंड किए। द गवर्नर मीर जुमला, अब जो यहाँ के गवर्नर थे मीर जुमला, हु वॉज ऑल्सो ए मर्चेंट, वो भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच, अब वो डचेस के साथ प्ले करने लगे, एंड द इंग्लिश एजेंट्स, जो इंग्लिश एजेंट्स यहाँ पर आए हुए थे एक दूसरे से आपस में वो प्ले करने लगे। इन 1686 एंड 87, 1687 और 1686 के बीच में क्या हुआ, मुगल एम्पर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकुंडा, औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिया गोलकुंडा को। दिस कोज्ड द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, अब इस कारण से जो यूरोपियन कंपनीज थी वो अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी। अल्टरनेटिव होता है बेटा कोई एक चीज़ नहीं मिले तो दूसरा कुछ और साधन ढूंढे, क्योंकि इनकम का सोर्स तो उन्हें चाहिए था। It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connection with the production center of the hinterland। देखिए कि ये इट वॉज अ पार्ट, ये एक पार्ट बन गया था नई पॉलिसी का कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पॉलिसी बनाई। इट वॉज नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है कि एक पोर्ट का कनेक्शन हो किसके साथ, प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ हिंटरलैंड पे। एंड द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स, जो न्यू कंपनी के ट्रेड सेंटर्स हैं, इट वॉज फेल्ट, उन्होंने ये फील किया, क्या फील किया, शुड कंबाइंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल रोल्स, कि वो अब कंबाइंड कर दें, यानी कि पॉलिटिकल पार्ट में भी वो सिर्फ ट्रेड की तरफ ध्यान ना दें, वो कहाँ कहाँ फोकस करें, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स में भी फोकस करें। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, कलकत्ता, प्रेजेंट डे आज के दिन हम उसको कोलकाता बोलते हैं, एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई, मसूलीपट्टनम लोस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी, और अब क्योंकि जो कंपनी ट्रेडर्स मूव कर गए कहाँ, बॉम्बे की तरफ, कलकत्ता की तरफ, मद्रास की तरफ, तो मसूलीपट्टनम ने अपनी जो मर्चेंट, अब व्यापार वहाँ पे बंद होने लगा, अपनी प्रोस्पेरिटी उन्होंने डिक्लाइन कर दी, यानी कि वहाँ पर व्यापार बंद हो गया तो वहाँ पर प्रोस्पेरिटी खत्म हो गई। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बात नहीं है बेटा। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन ए डेलिपेटेड लिटिल टाउन, ये सिर्फ एक छोटा सा टाउन है, इसके अलावा अब वो कुछ भी नहीं है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, अब जो नए नए टाउन्स बने या ट्रेडर्स वहाँ पर आने लगे। 16th सेंचुरी और 16 और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज वर सर्च्ड फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, अब
यूरोपियन जो कंपनी थी वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल की सर्च में वहाँ पर आती हैं, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गए वेस्ट यूरोप में और वेस्ट एशिया में। द इंग्लिश, द डच, द फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब जो इंग्लिश मैन थे यानी कि ब्रिटिश से जो लोग आए थे, डच थे जो, फ्रेंच मैन थे फ्रांस से जो आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने फॉर्म की, यानी कि अपनी एक कंपनी यहाँ पर शो की। उस कंपनी के ज़रिए वो अपने एक्सपेंड करना चाहते थे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को ईस्ट डायरेक्शन में, हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विजी वोहा who owned a large number of ships competed with them। अब बहुत बड़े हमारे यहाँ के जो कमर्शियल ट्रेडर्स थे, मुल्ला अब्दुल गफ्फार थे, विरजी वोरा थे, उन जिनके पास बहुत ज़्यादा नंबर में मतलब हम कह सकते हैं शिप्स थी, उन्होंने उनके साथ compete किया, यानी कि कंपटीशन किया। However, the European companies used their naval powers to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agents। अब क्योंकि यूरोपियन कंपनीज क्या थी, उनके पास नेवल पावर्स थी। नेवल पावर्स होती है बेटा नेवी की पावर्स, देते नेवी फोर्सेस थे उनके पास। तो उन्होंने कंट्रोल किया सी ट्रेड को और फोर्स कर दिया इंडियन ट्रेडर्स को कि वो अब उनके एजेंट बन जाएं, यानी कि उनके ऑर्डर्स फॉलो करें। अल्टीमेटली वो अपना खुद का व्यापार ना करें, वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, ऐसा उन्होंने कंपेल कर दिया उनको, ट्रेडर्स को, इंडियन ट्रेडर्स को। द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पर एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर के रूप में सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया के अंदर हमारे सामने आते हैं इस टाइम पे बेटा। ये कब की बात है, 16 और 17 सेंचुरी की बात है, ठीक है। द स्पार्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एट्सेट्रा। अब स्पर्स जो थे डिमांड में गुड्स की, यानी कि सामान किस चीज़ की डिमांड हो रही थी बार बार हमारे यहाँ से, वो थी क्राफ्ट्स की, जैसे स्पिनिंग है, वीविंग है, ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग होता है बेटा कलरिंग करना, डाइंग करना। एंड विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कर रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। अब जो इंडियन टेक्सटाइल थी, डिज़ाइन थे, वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो रहे थे। हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सा द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस क्राफ्ट पर्सनस, कि हालांकि ये भी देखा गया कि इंडिपेंडेंट जो क्राफ्ट पर्सनस थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, यानी कि उनका खुद का व्यापार ख़त्म हो रहा था। They now began to work on a system of advance, which meant that they had to weave a lot for which were already promised to European agents। अब उनका खुद का व्यापार तो ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने एडवांस में काम करना स्टार्ट कर दिया था। यूरोपियन एजेंट्स जो उनको ऑर्डर दे के जाते थे उसी को वीवर्स तैयार करते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी टू सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न, कि वीवर्स के पास अपनी खुद की आज़ादी नहीं थी कि वो अपने कपड़ों को बेच सकें और अपने ही पैटर्न को वो बना सकें, अपनी मतलब जो डिज़ाइन वो चाहते हैं वो नहीं बना सकते थे, वो जो डिमांड में था वो ही बना सकते थे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइंस सप्लाइज टू द दैम बाय द कंपनी एजेंट्स। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which were noble cities today। 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा मतलब राइज देखा जा रहा है कि बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास में नोबल सिटीज़ के रूप में वो हमारे सामने आई। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस were moved into the black towns established by the European companies within these new cities। अब जो क्राफ्ट पर्सनस थे, कॉमर्स में थे, वो सभी मेजर चेंजेस आ रहे थे। मर्चेंट्स और जो आर्टिशंस थे वो मूव कर गए, यानी कि चले गए ब्लैक टाउन्स में, जो इस्टेब्लिश किए गए थे इनके द्वारा, यूरोपियन कंपनीज के द्वारा बनाए गए थे शहर विद इन द न्यू सिटीज़, नए सिटीज़ में। एंड द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस वर कन्फाइंड हियर वाइल the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras and Fort St. Williams in Calcutta। ये दोनों फोर्ट बनाए गए थे किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये स्पेशली इन वाइट पर्सनस के लिए होते थे बेटा।
हाई सोसाइटी के लोग यहाँ पर रहते थे, और जो वीवर्स और ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन थे उनके लिए अलग से एरियाज बना दिए गए थे। इनको ब्लैक टाउन्स कहा जाता था। ये ब्लैक टाउन्स में ही रहते थे, वो वहीं पर रह सकते थे, उससे बाहर वो जा नहीं सकते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। अब जो आगे की क्राफ्ट पर्सन की और कॉमर्स की जो स्टोरी होगी बेटा, आगे हम 8th क्लास में पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ओके, नाउ हैव ए नाइस डे।